हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका श्री गुरु एकेडमी में। मैं मनु वर्मा आपका शुक्रिया हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोग भली भांति जानते हैं कि आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे सी टेट हो, यूपी टेट हो और चाहे आपका एस टेट हो, वी टेट हो, जे टेट हो, एच पी टेट हो, एम पी टेट हो, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, टीचिंग एग्ज़ाम्स, उसमें शिक्षण विधियों से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके लिए एक शिक्षण विधियों से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी के लिए मैं कराऊं। ठीक है, तो इसीलिए आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं शिक्षण विधियों से जितने भी प्रश्न बन पाएंगे दोस्तों, सारे प्रश्न कराने की कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इस सेशन आज का स्टार्ट करते हैं। और एक बार आप सभी भाई बहन यस कर दें और जय हिंद लिखें। यस करें, जय हिंद लिखें, उसके बाद हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, सभी भाई बहन को लिखना है। ठीक है, जी हाँ, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। जी हाँ, और दोस्तों चैनल पे अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको एकदम से मिलता है बहुत ही ज़बरदस्त मैटर। ठीक है, तो बात करते हैं कि सृजनशीलता की पहचान हेतु किसने सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण किया। दोस्तों ये आपको बताना है। मैरीफील्ड होगा दोस्तों। ठीक है, मैरीफील्ड, टॉरेंस, कोलम्ब्रूस, केंट। बताना है दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो यदि आपको नहीं पता है तो अपनी कॉपी में नोट करते चलिए। ठीक है, जिस भी किसी ने भाई बहन ने अभी तक कॉपी पेन नहीं लिया तो एक बार कॉपी पेन हाथ में ले लीजिए और उसके बाद जो आपको नहीं पता हो उसको नोट जरूर करते चलिए। ठीक है, क्योंकि आज के क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे होने वाले हैं। सृजनशीलता की पहचान हेतु किसने सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण किया। तो दोस्तों ध्यान रखिए, वो थे आपके टॉरेंस। कौन थे दोस्तों? टॉरेंस ने सृजनशीलता की पहचान हेतु सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण किया था। इस प्रश्न को ध्यान रखेंगे दोस्तों। ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। जी हाँ, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सी एक महत्वपूर्ण गतिविधि बच्चों को सीखने के लिए सक्षम बनाती है? व्याख्यान विधि, निर्देश विधि, पुरस्कार विधि, संवाद विधि। तो बताएं दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। देखिए, बच्चों को क्या करना है? सीखने के योग्य बनाना है, सक्षम बनाना है दोस्तों। ठीक है, बताएं इस प्रश्न का उत्तर। तो ये तो आप तुरंत काट सकते हैं पुरस्कार के लिए, क्योंकि दंड पुरस्कार ये दोनों एकदम से नहीं होते आपका आंसर। केवल निर्देश देने से सीखने में सक्षम बनाया जा सकता है। बच्चे को निर्देश दे दिया, बेटा तुम्हें इस टाइप से इस काम को करना है, लेकिन उसके साथ में नहीं करवाया तो क्या वो कर सकता है? नहीं कर सकता। केवल व्याख्यान लेक्चर देने से कुछ नहीं होने वाला दोस्तों। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। एकदम से सही हो जाएगा, एकदम से सही हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, जी हाँ, हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से सीखने के सही स्तर हैं? दोस्तों इस प्रश्न को आप मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिए। यदि आपको नहीं पता है तो अपनी कॉपी में नोट जरूर करें। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। ठीक है, बताएं कि कौन सा सीखने का सही स्तर है? तथ्य, ज्ञान प्राप्त करना, सूचना, बोध, प्रज्ञान। बताएं, तथ्य, सूचना, बोध, ज्ञान प्राप्त करना और आपका प्रज्ञान। और नेक्स्ट है आपका तथ्य, सूचना, ज्ञान प्राप्त करना, बोध और प्रज्ञान। और लास्ट है तथ्य, बोध, सूचना, ज्ञान प्राप्त करना और प्रज्ञान। बताएं दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। जी हाँ, सभी भाई बहन कमेंट करें इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। बहुत ही टफ प्रश्न है और बहुत इंपॉर्टेंट। जी हाँ, तो ध्यान रखिए, हमेशा क्या होता है, पहले तथ्य आता है, उसके बाद में सूचना, फिर ज्ञान प्राप्त करना, उसके बाद बोध, उसके बाद में प्रज्ञान या ज्ञान। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखें इसके लिए, ये एक क्रम होता है। इस क्रम को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इस क्रम को जरूर याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, एकदम से सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। जहाँ हमारा अगला प्रश्न है, समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है। दोस्तों कौन सा शामिल नहीं है? मूल्यों और विश्वासों का अर्जन, आनुवंशिक संचरण, एक संस्कृति की रीतियों और मानदंडों को सीखना और लास्ट है कौशल का अर्जन करना। तो बताएं कि समाजीकरण की प्रक्रिया में कौन सा शामिल नहीं है। दोस्तों इसको भी याद रखना है कि जहाँ पर आपको नहीं दिखता है वहाँ पर आप सर्वप्रथम अंडरलाइन कर लेंगे। ठीक है, जी हाँ, बताएं। तो देखिए, मूल्यों और विश्वासों का अर्जन, बिल्कुल दोस्तों, मूल्यों और विश्वासों का अर्जन सामाजिकरण की प्रक्रिया में होता है। दोस्तों ध्यान रखेंगे इसके लिए।
आनुवंशिक संचरण, देखिए आनुवंशिकता कहाँ आती है, सामाजिक तत्वों में आनुवंशिकता का कोई स्थान नहीं है, क्योंकि आनुवंशिकता तो हमारे पूर्वजों से प्राप्त होती है, तो ये नहीं होगा। और जब नहीं होगा तो यही आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, एकदम से सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, जी हाँ, सीखने की प्रक्रिया का प्रथम सोपान क्या है दोस्तों? पाठ्य पुस्तक पठन, रुचि, अनुभव, जिज्ञासा। बताइए प्रश्न आज के कैसे लग रहे हैं? एकदम बहुत ही जबरदस्त प्रश्न होने वाले हैं, अभी तो बहुत प्रश्न हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलते हैं, बताएं इस प्रश्न का उत्तर कि सीखने की प्रक्रिया का प्रथम सोपान क्या है। जी हाँ, बताएं। तो यहाँ पर ध्यान रखें, पाठ्य पुस्तक का पठन ये तो कोई भी सोपान नहीं है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखें। रुचि हालांकि होता है, अनुभव भी एक सोपान होता है, लेकिन जो प्रथम सोपान की बात की जा रही है वो होना चाहिए बच्चे में सीखने के प्रति जिज्ञासा। सीखने के प्रति जिज्ञासा होनी चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर, एकदम से सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर बच्चों को हिंदी भाषा की क्षमता के आकलन में प्रकार्य परक पक्ष पर बल देने का आशय क्या है? भाषा प्रयोग पर बल देना, भाषा के कार्यों को बढ़ावा देना, भाषा प्रयोग करना, या फिर भाषा के कार्यों की सूची बनाने का पक्ष। तो बताएं दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस प्रश्न को अपनी कॉपी में जरूर नोट करें। ठीक है, जी हाँ, बताएं। बताएं दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? जी हाँ, तो ध्यान रखिए, उच्च प्राथमिक स्तर की बात की जा रही है। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की हिंदी भाषा की क्षमता के आकलन में प्रकार्य परक पक्ष पर बल देने का आशय क्या है? तो ध्यान रखिए दोस्तों, क्या आशय है? तो आशय है आपका भाषा प्रयोग पर बल देना। किस पर? भाषा प्रयोग पर बल देना, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जी हाँ, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और हमारा अगला क्वेश्चन है, और क्वेश्चन पढ़ने से पहले दोस्तों मैं एक चीज़ आपसे कहना चाहूँगा, आप खुद देखते हैं कि मैं आपका 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करना चाहता, समझ रहे ना? आपसे मैं ये भी नहीं कहता कि लाइक करिए, शेयर करिए, बोल दिया तो कभी एक बार बोल दिया, बहुत मतलब कुछ सेकंड में बोल दिया, बस कहानी खत्म। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपका एक भी मिनट वेस्ट हो, एक भी सेकंड वेस्ट हो। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है ना कि आपका जो समय है कितना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैं भी कभी पढ़ता था तो मुझे भी लगता था कि मेरा समय बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने बहुत सारे यूट्यूबर्स देखे होंगे, बहुत सारे टीचर्स देखे होंगे, वो आपको मिनिमम 10 या 5 क्वेश्चन कराते हैं, लेकिन आपका 1 घंटा बर्बाद कर देते हैं। ठीक है, तो वो मुझे नहीं करना है, मुझे आपको ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान देना है और कम से कम समय में देना है। ठीक है, जी हाँ, इस प्रश्न का उत्तर बताएं कि भाषा और चिंतन में संबंध होता है, यह कथन क्या है दोस्तों? पूर्णतः सही है, आंशिक रूप से सही है, पूर्णतः गलत है, या फिर व्यर्थ का है? तो बताएं, भाषा और चिंतन में संबंध होता है, यह कैसा कथन है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि हमारी जो भाषा होती है, लैंग्वेज जो होती है, और हम जो सोचते हैं, चिंतन जो होता है, उन दोनों में एकदम से संबंध होता है, सटीक संबंध होता है, यानी कि यह कथन पूर्णतः सत्य है दोस्तों। इसको ध्यान रखेंगे, क्योंकि हमारी जो भाषा है, एक बात बताइए, अगर बच्चे की भाषा है हिंदी तो वो सोचेगा, जब चिंतन करेगा तो क्या इंग्लिश में चिंतन करेगा? नहीं करेगा ना। तो पूर्णतः सही है, संबंध होता है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, जी हाँ, इस प्रश्न को देखें, जब एक क्षेत्र का अधिगम दूसरे क्षेत्र के अधिगम में जोखिम पूर्ण तरीके से प्रभावित करता है तो उसे क्या कहते हैं? अब दोस्तों बहुत ही टफ प्रश्न बन गया, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न को अपनी कॉपी में जरूर नोट करें कि जब एक क्षेत्र का अधिगम दूसरे क्षेत्र के अधिगम में जोखिम पूर्ण तरीके से प्रभावित करता है, में नहीं आएगा, ये को होगा। ठीक है, जहाँ अधिगम को जोखिम पूर्ण तरीके से प्रभावित करता है तो उसे क्या कहते हैं? अधिगम का धनात्मक अंतरण, अधिगम का ऋणात्मक अंतरण, अधिगम का शून्य अंतरण, या फिर अधिगम का परम अंतरण? तो बताएं दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है? तो ध्यान रखिए दोस्तों, अगर हम बात करें इस प्रश्न की तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। आप सभी लोग जानते हैं, जब एक क्षेत्र का अधिगम दूसरे क्षेत्र के अधिगम में सहायक होता है, यानी कि सहायता करता है, तब हम उसे क्या कहते हैं? तब कहते हैं उसे धनात्मक अंतरण कहते हैं उस टाइम। ठीक है, लेकिन
एक क्षेत्र का अधिगम दूसरे क्षेत्र के अधिगम को प्रभावित करता है और उसे हानि पहुंचाता है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे ऋणात्मक अंतरण कहते हैं। और यही आपका राइट आंसर होगा इस प्रश्न का, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या पूछा है, जोखिम पहुंचाता है, ठीक है। अगला एक और आता है आपका अधिगम का शून्य अंतरण। इसमें क्या होता है, एक क्षेत्र का अधिगम यानी कि एक क्षेत्र का ज्ञान दूसरे क्षेत्र के अधिगम में ना तो कोई सहायता करे और ना ही हानि पहुंचाए तो उसे क्या कहते हैं, अधिगम का शून्य अंतरण कहते हैं। तो आपके 3 ये हो गए। एकदम से जबरदस्त तरीके से यदि आपको समझ में आ गया हो तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और थोड़ी सी संख्या को जरूर बढ़ाएं, ठीक है। अब बात करते हैं कि भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा किसे माना जाता है। पूर्व प्राथमिक कक्षा को, प्लेवे विद्यालय को, घर को, या फिर ये सभी को। तो बताएं दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा कि भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा किसे माना जाता है। हो सकता है आप सभी लोग गलत भी कर दें इस प्रश्न के लिए, तो बहुत ही ध्यान से करना है क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। जी हाँ, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। बताएं इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा कि भाषा की प्रथम कक्षा किसे माना जाता है। तो दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं पूर्व प्राथमिक कक्षा को, प्लेवे विद्यालय को, घर को, उपरयुक्त सभी को। आप सभी ने उपरयुक्त सभी लगा देते हैं, ठीक है। यही आपकी सबसे बड़ी कमी है कि कुछ भाई बहन क्या करते हैं, जहां उन्हें उपरयुक्त सभी दिखा वहां आंख बंद करके उसको लगा देते हैं। तो ये नहीं करना है दोस्तों, ये आपका राइट आंसर नहीं होगा। आप सभी लोग जानते हैं घर, जो हमारा घर होता है उसे भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा माना जाता है, क्योंकि बच्चा जब बोलना शुरू करता है तो घर से ही तो बोलना शुरू करता है, घर में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। और दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, जी हाँ, स्लाइड को थोड़ा छोटा कर लेते हैं। जी हाँ, अगर किसी को दिखने में प्रॉब्लम हो तो अपने फ़ोन का क्वालिटी थोड़ा सा बढ़ा लें। यहाँ 3 डॉट पर आपको एक क्वालिटी का ऑप्शन मिलता है, वहाँ से आप उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में क्या अंतर होता है ये आपको बताना है। इस प्रश्न को मोस्ट इंपोर्टेंट लगाइए, ठीक है। जी हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए या मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा के अपनी कॉपी में जरूर नोट कर लीजिए यदि आपको ना पता हो तो, ठीक है। भाषा अर्जन और अधिगम में क्या अंतर होता है यह आपको बताना है। सहज एवं स्वाभाविक रूप से परिवेश के माध्यम से भाषा अर्जित की जाती है, जबकि भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है। क्या ये सही हो सकता है? अगला ऑप्शन है आपका, भाषा अर्जन में अर्थ भी समाज से स्वतः ही प्राप्त होते हैं, जबकि भाषा अधिगम में कई बार सीखने पड़ते हैं। लास्ट आपका सी है, भाषा अर्जन में मुख्यतः सुनना बोलना कौशल शामिल हैं, जबकि भाषा अधिगम में अनेक बार सुनना बोलना पढ़ना लिखना चारों कौशल सीखने पड़ते हैं। या फिर आपका उपयुक्त सभी सही है। तो बताएं दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या है। नहीं पता हो तो आपसे फिर कहता हूं एक बार अपनी कॉपी में जरूर नोट करें, ठीक है, क्योंकि ये प्रश्न आपका सीटेट एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। जी हाँ, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। तो बताएं दोस्तों, सहज और स्वाभाविक रूप से प्रवेश के माध्यम से भाषा सीखी जाती है, जबकि भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है। बिल्कुल सही बात है। आप सभी लोग जानते हैं जो भाषा क्या होती है, हमारे परिवेश से, हमारे घर से, हमारे समाज से, इन सारी चीज़ों से अपने आप सहज रूप से स्वाभाविक रूप से हम सीख जाते हैं, ठीक है। जब बच्चा छोटा होता है तो उसे क्या पढ़ाया थोड़ी ना जाता है, भाषा को अपने आप से सीख जाता है। वो किससे? परिवेश से। जबकि भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है, यानी कि भाषा का जो हम अधिगम करते हैं तो वो क्या होता है, प्रयास के द्वारा ही उसको सिखाया जाता है, ठीक है। जहाँ तो आप यानी कि आपका ये वाला एकदम से सही है, ठीक है। बी ऑप्शन देखते हैं, भाषा अर्जन में अर्थ भी समाज से स्वतः ही प्राप्त होते हैं, जबकि भाषा अधिगम में कई बार सीखने पड़ते हैं। बिल्कुल दोस्त है, सही है, क्योंकि भाषा अधिगम में सीखने पड़ते हैं, आप सभी लोग जानते हैं। नेक्स्ट है, भाषा अर्जन में मुख्यतः सुनना बोलना कौशल शामिल हैं, जबकि भाषा अधिगम में अनेक बार सुनना बोलना पढ़ना लिखना चारों कौशल सीखने पड़ते हैं। तो अगर मैं आपसे कहूं तो आप सभी लोग जानते हैं कि जब हम भाषा का अधिगम करते हैं, भाषा को जब सीखते हैं तो क्या करते हैं, कई बार सुनते हैं, कई बार चीज़ों को बोलते हैं, कई बार पढ़ते हैं, कई बार लिखते हैं। तो चारों कौशल को कई बार करना पड़ता है, यानी कि ये वाला भी एकदम से सही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, एकदम से सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जी हाँ, इस प्रश्न को बताएं कि बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं, यह विचार किसका है? जीन पियाजे का, स्किनर का, पावलोव का, वाइगोत्स्की का।
बताएं दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर। तो ध्यान रखिए, आप सभी लोग जानते हैं जहां पर सामाजिक अंतःक्रिया की बात होगी वहां पर किसका नाम आता है, तो वाइगोत्स्की का नाम आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये आपका एकदम से सही हो जाएगा। ठीक है, अगर हम जीन पियाजे की बात करते हैं तो पियाजे साहब स्विट्जरलैंड के निवासी थे और इन्होंने कहा था बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है जो अपने अधिगम को स्वयं कर सकता है। ठीक है, और अगर हम बात करें जीन पियाजे ने कितनी अवस्थाएं दी थी, तो आपको वो 4 अवस्थाएं इन्होंने बताई थी, तो आप सभी लोग जानते हैं। स्किनर की अगर हम बात करते हैं, स्किनर ने किस पर प्रयोग किया था, तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया था और चूहे पर प्रयोग किया था, आप सभी लोग जानते हैं। पावलोव की बात करते हैं तो इनका सिद्धांत का क्या नाम था, तो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत इनका नाम था। और इन्होंने जो प्रयोग किया था वो कुत्ते पर प्रयोग किया था, जिसमें कुत्ते के मुंह से लार टपकती थी खाने को मुंह देखकर, तो आप सभी लोग इसको जानते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों इसी तरीके से जो डिस्क्राइब करके मैं पढ़ाता हूँ ना आपके लिए, एक एक चीज़ को क्लियर करके, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। कुछ लोग क्या करते हैं, वीडियो को स्किप करके देखते हैं, जिससे क्या होता है उन्हें सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन दिखता है, लेकिन जो लोग कंसंट्रेट के साथ वीडियो देखते हैं उन्हें एक प्रश्न से 4 प्रश्न दिखते हैं। ठीक है, सीखी गई बात को धारण करने और पुनः स्मरण करने में असफल होना, ये क्या है, विस्मरण है, स्मरण है, नकारात्मक स्मरण है, या फिर चिंतन है। दोस्तों बताएं इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो ध्यान रखिए दोस्तों, बताएं। जी हाँ, तो अगर मैं इस प्रश्न की बात करूं तो एक चीज सुन लीजिए, इसमें हम एक ऑप्शन काट लेते हैं, ये वाला, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है। यहाँ पर सभी लिख दीजिए, ठीक है, सभी नहीं, सॉरी, जी हाँ, इसमें लिख लीजिए आप ए और सी दोनों, ए और सी दोनों, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर बात करें तो आप सभी लोग जानते हैं, आपने सुना है, जानते हैं, पढ़ा है कि विस्मरण कहते हैं। ठीक है, पुनः स्मरण करने में अगर हम उसको असफल हो जाते हैं, स्मरण नहीं कर पाते, तो वो आपका विस्मरण कहलाता है। लेकिन जो विस्मरण होता है उसी का दूसरा नाम क्या है, उसी का दूसरा नाम आपका नकारात्मक स्मरण है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों सही होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखेंगे, नकारात्मक स्मरण विस्मरण का ही दूसरा नाम है, तो यानी कि आपका ए और सी दोनों हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, बच्चे की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है, यह कथन किसका है, तो आंख बंद करके मार दीजिए इस प्रश्न के लिए, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि जहां पर समाज की बात होगी, सामाजिक अंतःक्रिया की बात होगी, वहां पर कौन आएगा, तो वाइगोत्स्की आएगा, आप सभी लोग जानते हैं। ठीक है, चॉम्स्की कौन है, तो भाषा विकास के जनक चॉम्स्की कहे जाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चॉम्स्की बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जी हाँ, इस प्रश्न को बताएं कि भाषा संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण प्रखंड हैं, इनके लिए पियाजे ने किस शब्द का प्रयोग किया, जीन, परिपक्वन प्रखंड, स्कीमा, या फिर विकास के क्षेत्र। तो बताएं, आप सभी लोग इस प्रश्न को जानते भी होंगे कि पियाजे ने किस शब्द का वर्णन किया था, तो आप जानते हैं पियाजे ने कहा था, क्या कहा था, इसमें से क्या कहा, बताइए, जल्दी से कमेंट करें। जी हाँ, बिल्कुल सही, आप सभी लोग एकदम से सही देते हैं, तभी आपसे दूर जाने का मन नहीं करता। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यू आर यूनिक, यू आर अ ग्रेट। दोस्तों एकदम से बढ़िया, जबरदस्त, ठीक है, आप बहुत अच्छे हैं, आप एकदम से सही राइट आंसर देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि और विकास का प्रथम चरण है, नैतिक विकास, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, मानसिक विकास। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आप अपनी कॉपी में जरूर नोट करें दोस्तों। और आज के प्रश्न कैसे लग रहे हैं, एक बार अच्छे लग रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। ठीक है, आप बताएं इस प्रश्न का उत्तर। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, बच्चा जब छोटा होता है उसका जो माइंड होता है उसका और विकास जो होता है उसका प्रथम चरण क्या होता है, तो आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों, नैतिक नहीं होता, शारीरिक होता है। शारीरिक गतिविधियां सीखता है, सबसे पहले शरीर से कार्य करना सीखता है, आप सभी लोग जानते हैं। ठीक है, इसीलिए उसे इंद्रिय गामक अवस्था भी कही जाती है। किसने कहा था, बताइए, इंद्रिय गामक अवस्था किसने कहा था, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही, आपका पियाजे साहब ने इंद्रिय गामक अवस्था को दिया था। ठीक है, फ्री बुक्स, नोट्स, पीडीएफ इत्यादि अगर आपको कुछ भी चाहिए और प्रॉपर तरीके से क्लासेस भी चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि सीखना एक तरह के व्यवहार का क्या है, संशोधन, बचाव, विस्तार है, प्रसार है, बताएं। सीखना एक तरह के व्यवहार का क्या है,
जी हाँ, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, एकदम से सही हो जाएगा। कुछ भाई बहन ने लगाया है लेकिन ये सही नहीं है दोस्तों, ध्यान रखिए। सीखना कोई आपका विस्तार नहीं है, व्यवहार का विस्तार थोड़ी ना होता है, व्यवहार का तो संशोधन होता है, ठीक है ना। ध्यान रखेंगे प्रश्न के लिए, प्रसार नहीं होगा, बचाव नहीं होगा, संशोधन होगा। हमारे व्यवहार का संशोधन होता है सीखना, ठीक है, व्यवहार में परिवर्तन। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, इस प्रश्न को नोट कर लीजिए। जी हाँ, लिंग्वाफोन कैसा शैक्षिक उपकरण है? लिंग्वाफोन कैसा शैक्षिक उपकरण है, बताना है दोस्तों इस प्रश्न के लिए। जी हाँ, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, बताएं। तो ध्यान रखेंगे, जो आपका लिंग्वाफोन होता है, तो आप सभी लोग, कोई दृश्य दे रहा है, कोई श्रव्य दे रहा है, कोई दृश्य श्रव्य दे रहा है, लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यानी कि श्रव्य, जो लिंग्वाफोन होता है वो श्रव्य साधन है। जो बच्चे क्या होते हैं, बधिर होते हैं, यानी कि सुन नहीं पाते, सुनने में जिनको प्रॉब्लम होती है, उनके लिए लिंग्वाफोन का यूज किया जाता है। तो ये आपका श्रव्य साधन है। चलते हैं, सॉरी मैंने आपको गलत बोल दिया, जो लोग बोल नहीं पाते, सॉरी, जो लोग बोल नहीं पाते उनके लिए लिंग्वाफोन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर की पाठ्य सामग्री में अनुवाद सामग्री रखने का उद्देश्य क्या है दोस्तों? बहुत सी सामग्री से परिचित कराना, हिंदी साहित्य का ना होना, अन्य भाषाओं के साहित्य को हिंदी में पढ़ने के अवसर देना, या फिर पूरे देश को पढ़ने का अवसर देना। तो बताएं दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है कि उच्च प्राथमिक स्तर की पाठ्य सामग्री में अनुवाद सामग्री रखने का उद्देश्य क्या है दोस्तों? जी हाँ, बताएं। यहां पर बात की जा रही है उच्च प्राथमिक स्तर की, तो थोड़ा सा ध्यान से ही दें इसका उत्तर, ठीक है। तो बात करते हैं, बहुत सी सामग्री से परिचित कराना उद्देश्य नहीं होता है, ध्यान रखेंगे। साहित्य का ना होना, देखिए उच्च प्राथमिक स्तर पर साहित्य होना चाहिए, प्राथमिक स्तर पर नहीं होना चाहिए, पर उच्च प्राथमिक स्तर पर होना चाहिए, ध्यान रखेंगे। अन्य भाषाओं के साहित्य को हिंदी में पढ़ने का अवसर देना, बिल्कुल दोस्तों एकदम से सही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और भाषाओं में जो साहित्य हैं, विधाएं लिखी गई हैं, जो बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए हैं, उनको क्या करना है, हिंदी में पढ़ने के अवसर देना, यही क्या हो जाएगा, आपका उद्देश्य हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और हमारा अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग तब उपयोगी होता है जब बच्चे उसे बहुत सरलता से समझ सकें, उस पर अपनी बौद्धिक प्रतिक्रिया दे सकें, उसकी भाषा का अनुकरण कर सकें, या फिर उसके बनने की प्रक्रिया बता सकें। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर बताएं, क्या हो सकता है? जी हाँ, सभी भाई बहन कमेंट करें, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है कि दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग तब उपयोगी होता है जब बच्चे, आपको बताना है इसमें से, ठीक है, बताएं, बताएं दोस्तों। जी हाँ, देखिए अगर मैं इस प्रश्न की बात करूं, तो अगर हम बात करते हैं कि दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग तब उपयोगी होता है जब बच्चे उसे बहुत सरलता से सीख सकें, बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों, ये गलत हो जाएगा। गलत क्यों होगा दोस्तों? इसका रीजन ये है कि हमें बच्चों को केवल और केवल सिंपल और सरल तरीके से सिखाना है। क्या? सरल तरीके से सिखाना है, लेकिन सरल चीजों को नहीं सिखाना, समझ रहे ना? सरल और कठिन दोनों प्रकार की चीजों को सिखाना है, एक स्तर के हिसाब से, पहले सिंपल चीजें, फिर थोड़ा टफ, फिर थोड़ा टफ, इस तरीके से टफ करते जाना है बच्चे के लिए, ठीक है। तो सरलता से समझ सकें, ये आपका नहीं होगा, ठीक है। उस पर अपनी बौद्धिक प्रतिक्रिया दे सकें, हो सकता है दोस्तों, लेकिन इससे भी मोस्ट सुटेबल आंसर मिल सकता है, तो पहले सभी ऑप्शन को पढ़ना बहुत जरूरी है। उसकी भाषा का अनुकरण कर सकें, यह आपका गलत हो जाएगा। अनुकरण करने से दृश्य श्रव्य सामग्री का क्या तात्पर्य बताइए? कुछ नहीं, उसके बनने की प्रक्रिया को बता सकें, बिल्कुल गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, एकदम से सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। जी हाँ, अगले प्रश्न पर चलते हैं। और सभी भाई बहन, हमारे जितने भी प्रिय भाई बहन हैं, सभी लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। और दोस्तों लेकिन आप ध्यान रखिए, ये जो आप देख रहे हैं आज श्री गुरु एकेडमी परिवार के लिए, ठीक है, ये कोई चैनल नहीं, ये आपका परिवार है। और अपने परिवार को बढ़ाने के लिए आप एक बार शेयर जरूर करें, जितने भी भाई बहन हैं सभी एक एक लोग को, कम से कम एक लोग को जरूर शेयर करें, ठीक है। तो मौन पठन के विषय में धारणा है, इसमें पठन की गति धीमी हो जाती है,
एकाग्रचित होकर पढ़ने का अभ्यास होता है, पढ़ने की धीमी गति, धीमी ध्वनि होठों से निकलती है, इसे आदर्श वाचन के तुरंत बाद किया जाता है, तो बताएं। और इस प्रश्न में हो सकता है कि आप इसको गलत कर सकते हैं, जी हाँ, आप इसको गलत कर सकते हैं दोस्तों। तो बताइए दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? जी हाँ, बताएं, बताएं दोस्तों। मौन पठन के विषय में धारणा है, धारणा नहीं है दोस्तों होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा? धारणा नहीं है, नहीं है होगा, ठीक है। यहाँ पर आप नहीं और लगा लीजिए, यहाँ पर आप नहीं और लिख लीजिए, क्योंकि आपका जो ऑप्शंस हैं उसके अकॉर्डिंग ये नहीं होगा। तो इसमें बात करते हैं, इसमें पठन की गति धीमी हो जाती है। तो आप बताइए, अगर हम मौन पठन करते हैं तो क्या इसमें पठन की गति धीमी हो जाती है? बताइए, बताइए दोस्तों, क्या ऐसा हो सकता है? तो आप कहेंगे ऐसा नहीं होता, पठन की गति धीमी नहीं होती, ध्यान रखेंगे, एकाग्रचित होकर पढ़ने का अभ्यास होता है। बिल्कुल सही है दोस्तों, होता है। पढ़ने की धीमी ध्वनि होठों से निकलती है, क्या ये हो सकता है? तो अगर हम बात करें तो पढ़ने की धीमी ध्वनि होठों से कुछ बच्चों के निकलती है, कुछ नहीं निकलती है। तो हालांकि कहीं ना कहीं तो आपका सही है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसे आदर्श वाचन के तुरंत बाद किया जाता है, बिल्कुल सही है दोस्तों। आदर्श वाचन के बाद भी किया जा सकता है और आदर्श वाचन के पहले भी किया जा सकता है। तो इसमें दिया है आदर्श वाचन के तुरंत बाद किया जा सकता है, बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि आपका जो नहीं होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। यानी कि इसमें से पठन की जो गति है वो धीमी हो जाती है, ये एकदम से गलत है, ठीक है। जी हाँ, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा पठन का प्रकार नहीं है? पठन का प्रकार नहीं है दोस्तों। सासुर पाठन, मौन पाठन, अर्थ पठन या फिर आपका द्रुत पठन। जी हाँ, द्रुत का मतलब होता है जल्दी। तो बताएं दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा कि निम्न में से कौन सा प्रकार पठन का नहीं है? जी हाँ, जल्दी कमेंट करें। तो देखिए, अगर मैं बात करूं, सासुर पाठन आप सभी लोग जानते हैं कि ये होता है, ठीक है। आप मौन पाठन की बात करें, ये भी होता है, आप सभी लोग जानते हैं। अब बचा आपका अर्थ पठन और द्रुत पठन, इन दो में आप कंफ्यूज हो रहे हो। तो ध्यान रखिए, द्रुत पठन होता है लेकिन अर्थ पठन नहीं होता, और उसमें नहीं पूछा गया है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, एकदम से सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या प्रयुक्त की जाती है? ब्रेल लिपि, सांकेतिक भाषा, यंत्र या फिर ये सभी? जी हाँ, बताएं, बताना है। श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या प्रयुक्त की जाती है? सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है, बताएं। तो देखिए, अगर जल्दबाजी में अगर प्रश्न के लिए करेंगे तो हमेशा गलत करेंगे, और इसीलिए कुछ बच्चे गलत कर देते हैं जहां उन्होंने देखा कि ये सभी बस आंख बंद करके लगा दिया। लेकिन ध्यान रखना, पहले प्रश्न को पढ़ना है दोस्तों, पढ़ना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर देखें, श्रवण बाधित का मतलब होता है जो सुन नहीं पाते, और जो सुन नहीं पाते वो क्या करेंगे? संकेत को समझेंगे। आप इशारे करोगे तो समझेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, एकदम से सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पूरक पठन सामग्री का उद्देश्य क्या है? ये आपको बताना है। भाषा की नियमबद्धता को सिखाना, शिक्षक की सहायता से बच्चों को पढ़ना सिखाना, और अगला है द्रुत गति से पठन की योग्यता का विकास करना, और लास्ट है आपका सहपाठियों की सहायता से पढ़ना सिखाना। तो बताएं दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है? जी हाँ, इसमें बताना है कि पूरक पठन सामग्री का उद्देश्य क्या है दोस्तों, बताएं। तो भाषा की नियमबद्धता को सिखाना नहीं है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। शिक्षक की सहायता से बच्चों को पढ़ाना और लिखाना, ये पूरक पठन सामग्री का उद्देश्य नहीं है। द्रुत गति से पठन की योग्यता का विकास करना, यही आपका पूरक पठन सामग्री का उद्देश्य है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, ठीक है। क्योंकि जब हम पठन करते हैं तो पठन करने के बाद में क्या होना चाहिए? बच्चे में एकदम से तीव्र गति से पढ़ने की योग्यता का विकास करना, यही आपका पूरक पठन सामग्री का उद्देश्य है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जी हाँ,
ये प्रश्न बहुत ही अच्छा है और एक बार दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। यदि इतना पढ़ने के बाद आपको लगता है कि सर वाकई में आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तभी आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, ठीक है। कोई ज़बरदस्ती नहीं है। और दोस्तों ध्यान रखिए, यदि आपको लाइव क्लास शेड्यूल नहीं पता हो तो ध्यान रखिए, सुबह आपको 12 बजे यानी कि दोपहर 12 बजे और रात्रि में 9 बजे, ये दो आपको लाइव क्लास अभी मिल रही हैं। तो आप इनका पूर्ण लाभ उठाइए, ठीक है, पूर्ण लाभ उठाइए बहुत ही अच्छे तरीके से। या भाषा शिक्षण की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सिखाने पर बल देती है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न को अपनी कॉपी में जरूर नोट करें, ठीक है। बताएं कि द्विभाषीय विधि, अनुवाद विधि, व्याकरण एवं अनुवाद विधि या फिर प्रत्यक्ष विधि, कि बताएं कि कौन सी भाषा शिक्षण की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सिखाने पर बल देती है। तो ध्यान रखेंगे इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो आप सभी लोग कमेंट कीजिए, जी हाँ, आप सभी लोग पहले कमेंट कीजिए, उसके बाद ही बताता हूं मैं, ठीक है। जी हाँ, कमेंट करें। तो ध्यान रखिए प्रत्यक्ष विधि कौन सी दोस्तों? प्रत्यक्ष विधि, जो आपकी प्रत्यक्ष विधि है वो मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं बनाती है और डायरेक्ट आपको क्या करती है, सिखाने पर बल देती है। कोई भी लैंग्वेज सीखना हो, कुछ भी सीखना हो, उसमें आपका मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं बनाया जाता प्रत्यक्ष विधि में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, लगा लें अपनी कॉपी में, नोट कर लें इंपॉर्टेंट करके, ठीक है। जी हाँ, और ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। और इससे पहले जब सेशन खत्म हो जाए ना दोस्तों, एक बार सभी लोग शेयर जरूर करें, कम से कम एक लोग को जरूर शेयर करें, कम से कम एक लोग को, ठीक है। अब बताना है कि साइलेंट रीडिंग किसकी रचना है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, साइलेंट रीडिंग किसकी रचना है? डेसेंट की, स्मिथ, ब्राइन, पिंटर, बताइए बताइए दोस्तों, यह किसकी पुस्तक है? तो दोस्तों ध्यान रखिए, अगर मैं इस प्रश्न की बात करूं उससे पहले आप रात 9 बजे, आज रात 9 बजे लाइव क्लास में जरूर आएंगे, जितने भी भाई बहन अभी लाइव देख रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम इस प्रश्न की बात करते हैं तो आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर की ब्राइन। साइलेंट रीडिंग ब्राइन की रचना है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, इसको जरूर याद रखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आज का सेशन आपको कैसा लगा और आप आज के सेशन में कितने प्रश्नों को कर पाए, ये आपको कमेंट करके जरूर बताना है। और यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ठीक है दोस्तों। और आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में 9 बजे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और तैयारी करते रहिए दोस्तों, ठीक है। तो चलिए बाय बाय दोस्तों।